न लेना न देना, बस बहाना बनाना ताकि उनका नाम लेते रहें और बाकी 80% को एकजुट करते रहें। 80-20 वाला आपका पुराना हिसाब किताब। सेकंड, इसी देश के नागरिक हैं ना, आपको एक मुस्लिम उम्मीदवार नहीं मिलता है। जरा पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी की भी तो बात हो, आपको एक उम्मीदवार नहीं मिलता है। अरे मुजफ्फरनगर में आप ध्रुवीकरण करते हैं, इसीलिए उन्होंने नहीं दिया इस बार। एक भी मुस्लिम सीट को वहां पर उम्मीदवार नहीं बनाया है। मेरठ में न लेना न देना, बस बहाना बनाना ताकि उनका नाम लेते रहें और बाकी 80% को एकजुट करते रहें। 80-20 वाला आपका पुराना हिसाब किताब। क्यों सुधांशु जी? क्यों मुस्लिम मतदाता वैसे भी आपको वोट नहीं दे रहा, ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो फिर बाकियों को अगर साधना है, एकजुट करना है, तो 20% का नाम लेते रहना है। देखिए अंजना जी, अभी आपने जो दिखाया इससे एक बात बहुत साफ हो गई। उत्तर प्रदेश में बाकी दलों के लिए मुस्लिम सिर्फ एक वोट बैंक है और उस वोट बैंक की पॉलिटिक्स से कहां पहुंचाया है। ये उत्तर प्रदेश वो उत्तर प्रदेश है जहां मुसलमानों के 2 सबसे बड़े आइडियोलॉजिकल सेंटर। जहां तक हमारी बात है अंजना जी, एक दौर था हमें तो वोट ही नहीं मिलते थे। कहा जाता था हम तो आइडियोलॉजिकल पार्टी हैं, हमें कभी वोट थोड़ी मिलेंगे। हमें वोट मिलने शुरू हुए। इसी देश के नागरिक है ना सर, एक सेकंड, इसी देश के नागरिक है ना, आपको एक मुस्लिम उम्मीदवार नहीं मिलता है। जरा पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी की भी तो बात हो, आपको एक उम्मीदवार नहीं मिलता है। मैं उसी बिंदु पे आ रहा हूँ। देखिए, हमें पहले वोट ही नहीं मिलते थे। कहा जाता था हम तो सिर्फ आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स करते हैं, बाकी तो हमारी जमानत है। जब वोट मिलने शुरू हुए, कहा गया नहीं ये तो सिर्फ शहरी पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है। अब ग्रामीण तक भी पहुंच गई। फिर कहा गया नहीं तो उत्तर भारत की पार्टी है। आज हम एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी है, ईमानदारी से देखा जाए। फिर कहा गया नहीं तो सिर्फ सवर्णों की पार्टी है। पर एक समय आएगा जब यह परिवर्तन आएगा। हाँ, इसीलिए हमारा कोई 80-20 में डिवीजन करने का नहीं है। ये तो उस जहनियत के ऊपर है कि वो 20% लोग 80% का एजेंडा ड्राइव करना चाहते हैं। आपने उम्मीदवार एक भी नहीं मिलता, इस पर कोई जवाब नहीं दिया सर। हाँ बिल्कुल, देखिए मैं तो ये कह रहा हूं, मैं तो जैसे समाज के सब वर्ग आते हैं साथ में, तो वो आए, हमारे ऊपर एतबार करें, हम उनको उम्मीदवार क्या और भी बेहतर देंगे। हमने तो बताया, हमने तो राष्ट्रपति बनाया था। ये बड़ा अच्छा तो चुनाव में यदि वो हमारे साथ कार्य, देखिए 3 तरह के कारण होते हैं टिकट देने के। नंबर 1, हमारा कार्यकर्ता हो। नंबर 2, लंबे समय से पार्टी में काम किया हो। नंबर 3, जीतने की स्थिति में हो। तो कार्यकर्ता साथ में काम करें। देखिए ना, उम्मीदवार दिखा रहे हैं। खान साहब की पार्टी 99 उम्मीदवारों को 2017 हम बता रहे हैं, जिसमें से 5 जीते। समाजवादी पार्टी ने 57 को उतारा था, जिसमें से 17 जीते। कांग्रेस ने 22 उम्मीदवारों को उतारा था, जिसमें से 2 जीते। बीजेपी का तो इसमें मामला ही गोल है, ना टिकट देना है ना उनको जिताने के लिए, बस वो आए, हमारे पास आए, ऐसे बोलते रहिए, आपका चुनावी सफर कटता रहेगा। सुधांशु जी, अंजना जी ये बताइए, मुजफ्फरनगर में कितने दिए हैं? वहां 40% मुस्लिम पॉपुलेशन है, कितने टिकट दिए हैं? और मैं अपना नहीं बोल रहा हूँ, गुलाम नबी आजाद साहब का कोट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे लोगों ने कार्यक्रम देने बंद कर दिए हैं। अरे आप ध्रुवीकरण करते ना, इसीलिए नहीं दिया है गठबंधन ने। ये गुलाम नबी आजाद, मुजफ्फरनगर में आप ध्रुवीकरण करते हैं, इसीलिए उन्होंने नहीं दिया इस बार। एक भी मुस्लिम सीट को वहां पर उम्मीदवार नहीं बनाया है। मेरठ में 7 में से 4 जरूर बना दिया है। इस पर मैं बात करूंगी, आरएलडी के भी प्रवक्ता हमारे साथ बैठे हैं। इसका मतलब ये साफ हो गया ना कि टिकट से कोई लेना देना नहीं है। मतलब सबसे बड़ी हिमायती पार्टी ने एक भी टिकट नहीं दिया है उस जिले में। अनुपम मिश्रा जी, इसका जवाब जल्दी से आपसे। मुजफ्फरनगर में नहीं दिया क्योंकि आपको लगा इससे ध्रुवीकरण हो जाएगा, लेकिन मेरठ में 7 में से 4 दे दिया, जो कि अब हेडेक बन गया आप लोगों के लिए। नहीं अंजना जी, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि जब हम लोग टिकट का वितरण होता है तो उसमें अभी सुधांशु जी भी वही बात कह रहे थे। ये सत्य है, राजनीति में कई चीजें होती जिनको देखना पड़ता है। जो जीतने की स्थिति में, जो आवाम के बीच में रहा हो और जिसको सारी उस क्षेत्र की जनता पसंद करती हो। भारतीय जनता पार्टी का लेकिन एकमात्र मकसद जो रहता है, वो इनका कहना तो बहुत है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन जब बात आती तो ये सबको साथ लेके नहीं चल पाते हैं। इनका एकमात्र लक्ष्य है कि किसी भी तरीके से सांप्रदायिकता का जहर खोला जाए, उसमें सभी लोगों को शामिल किया जाए, वोटों का ध्रुवीकरण किया जाए और वोट बनाया जाए। मुझे लगता है कि आज हमको इससे ऊपर उठकर देखने की जरूरत है और किसान आंदोलन ने एक बहुत अच्छी पृष्ठभूमि तैयार की है इस संदर्भ में। अब न जाट, हिंदू, मुस्लिम सब एक हो गए, एक किसान कौम बन के उभरी है जिसमें सभी जातियों के लोग शामिल हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसा जातीय विष अब इनको बोने के लिए कोई भूमि मिलने वाली नहीं है। लेकिन मिश्रा जी, कैराना से नाहिद हसन को जब समाजवादी पार्टी का टिकट दिया गया, आप लोगों से बात हुई थी क्या? ये सांप्रदायिकता का इसमें रंग नहीं दिखता है? जिस व्यक्ति के वीडियोस, जो आरोपी है, खुलकर हिंदू जो वहां पर दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, उनसे कह रहा था उनका बहिष्कार करो और तरह तरह की बातें कर रहा था, उसके नफरती टेप सोशल मीडिया पर हर जगह थे, तब आप लोगों ने आंखें बंद कर ली थी।
इसका जवाब अंजना जी आपको समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी बेहतर दे पाएंगे। मैं राष्ट्रीय लोकदल की बात जरूर आपसे रख सकता हूँ। आप लोग को पता था या नहीं था? क्योंकि आपका गठबंधन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो आप लोग इंपॉर्टेंट है ना, बात नहीं हम लोग हमें पता होता, हमें ये भी पता होता है कई बार कि भारतीय जनता पार्टी किसको टिकट दे रही है, ऐसा नहीं पता नहीं होता है। लेकिन हर राजनीतिक दल का अपना कार्य क्षेत्र होता है, हम उसमें दखल नहीं देते कि वो किनको टिकट दे रही है, किनको टिकट नहीं दे रही। ठीक है, चलिए सुधांशु जी, एक छोटा सा इस पर जवाब आपका, जो कह रहे हैं नफरत के आधार पर ही, अब आरोप तो यही लगता है ना सर कि आप लोग हिंदू मुस्लिम जब करते हैं चुनाव को, तो दरअसल बहुत गहरी बात जाती है। नफरत के आधार पर आप पूरे चुनाव की नींव को रखते हैं, क्योंकि आपको पोलराइजेशन बेनिफिट करता है, ध्रुवीकरण से आपको फायदा होता है सर। अंजना जी, ये मोदी जी की बोटी बोटी काट डालूंगा, ये सौहार्द का वक्तव्य है कि नफरत का? और ये इमरान मसूद को कांग्रेस भी कोटि कोटि नमन करके अपने यहाँ लाई, फिर कोटि कोटि नमन करके बोटी बोटी कहने वाले को समाजवादी पार्टी लेके आई। ये हमने बोला, ये जिन्ना की बात अखिलेश जी बोले कि हम बोले, ये हिंदू बोको हराम सलमान खुर्शीद बोले कि हम बोले, अयोध्या राइजिंग किताब उन्होंने लिखी कि हमने लिखी, हिंदू बनाम हिंदुत्व भाषण राहुल गांधी दिए कि हम दिए। ये बताइए, बाबरी मस्जिद मेरे दिल में है और इसको हम दोबारा हासिल करेंगे, सपा के सांसद शफीकुर रहमान बर्क बोले कि हम बोले। तालिबान का समर्थन शफीकुर रहमान बर्क और मुनव्वर राणा ने किया या हमने किया। स्त्रियों की शादी की उम्र बढ़ाने के लिए केटी हसन सपा के सांसद ने कहा कि ये तुम लोग 4 शादियां नहीं कर पाओगे, उन्होंने कहा या हमने कहा। पिछले दौर में कासिम शेरवानी जो इनके कासगंज के एमएलए कैंडिडेट थे, उन्होंने कहा हमारी सरकार आ गई तो किसी की औकात नहीं होगी पुलिस वाले की कि मुस्लिम की तरफ उंगली उठा के देख सके, ये उन्होंने कहा कि हमने कहा। अब बताइए पोलराइजेशन कौन? सर आपने शमशान कब्रिस्तान कहा, आपने कहराना कहा। हाँ अंजना जी, मैं चुनौती के साथ कहता हूं, इस्लाम के अनुसार कब्र कुफ्र है, पक्की कब्र। उसके बावजूद कब्र भी बनेगी और कब्रिस्तान भी बनेगा। सरासर गैर इस्लामी चीज को लेकर उसके ऊपर राजनीति होगी। ये हदीस में लिखा हुआ है कि पक्की कब्र नहीं होनी चाहिए। इसके बावजूद, यही तो मैं कहना चाहता हूं, हमने कब्रिस्तान की बात कही तो ये कब्रिस्तान ही तो कहते थे, ये कब्रिस्तान बनवाते थे। हमने काशी विश्वनाथ, फिर मौका मिल गया आपको, भगवान इसी पर थीसिस लिखने लगे आप, फिर मौका मिल गया आपको। साधना भारती जी बोल रहे हैं, फिर खान साहब आपके पास आ रही हूँ। वारिस पठान जी आ रही जी। आदरणीय अंजना जी, देखिए, हाथ से हिंदू और माँ से मुसलमान, यानी हमको पैदा करने वाले परमपिता परमात्मा ने हम सबकी जाति एक बनाई है, मानव, और सबका धर्म एक बना है, मानवता। यही सनातन धर्म का सबसे बड़ा सत्य है। और संसद भवन के प्रवेश कक्ष में भी मंत्र लिखा है, पिछली बार भी आदरणीय सुधांशु जी को मैंने बताया था, अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुदैव कुटुंबकम। अर्थात ये मेरा, ये उसका, ये छोटे चित्त वाले लोग ऐसी बातें करते हैं। सारा संसार जो परिवार है वो उदार चरित्र वाले लोग ऐसी सोच रखते हैं, और इसी सोच के साथ कांग्रेस आगे बढ़ी। अब ये हिंदू मुसलमान के प्लेटफॉर्म पर इन्हें जब बल्लेबाजी करने का मौका मिलता है तो इन्हें बहुत बल्ले बल्ले हो जाती है इनकी। मैं तो ये कहती हूँ कि अभी ये बता रहे थे बहुत सारी बातें, ये बताइए कि अनुराग ठाकुर जी जो मंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा था कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, ये शब्द उनके थे। साध्वी निरंजन ज्योति जी ने क्या कहा था कि दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी, राम जादव की बनेगी या क्या जादव की बनेगी, बोल भी नहीं सकती मैं वो शब्द। तो इस तरह की बात करते हैं। क्या है ना, आग कहाँ लगती है, भाजपा को कहाँ गम है, हाथों में कुर्सी और आंखों में कुर्सी और हाथों में परचम है, और मर्यादा आ गई चिता के कंधों पर, इसलिए कूचे कूचे राम टंगे हैं झंडों पर। और मैं तो यही कहूंगी, राम मंदिर की ये जो बात करते हैं, तो राम मंदिर इनके कहने पर तो बन नहीं रहा, राम मंदिर आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के कहने पर बन रहा है। और ये राम के नाम का भी ठीक रहा, अपने सर पे फुड़वाना चाहते हैं तो मैं कहती हूँ आप बहुत बड़े राम भक्त बनते हैं। आप हिंदुत्ववादी की बात करते हैं तो क्यों संजय निषाद जी से आप ठगबंधन करके बैठे हैं, जिन्होंने माता कौशल्या के सतीत्व पर ही प्रश्न उठा दिया और ये कह दिया कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी दशरथ के पुत्र नहीं है। तो मैं इनसे कई बार पूछ चुकी हूँ, आज आपके समक्ष भी ये बता दें कि क्या ठगबंधन जारी रहेगा, क्योंकि अगर ये मानते हैं कि राम जी दशरथ के पुत्र नहीं है तो ठगबंधन जारी रखना सुधांशु जी, फिर मैं खान साहब के पास जाऊंगी। सीधा प्रश्न है आपसे, एक ही लाइन में जवाब दूंगा। साधना जी ने कहा अयम निजः परोवेत गणना लघु चेतसाम, यानी अपना पराया वो अलग है। बहुत गजब का आप लोगों ने पॉलिसी की है। ये बताइए, सारे मंदिर सरकारी और सारी मस्जिदें प्राइवेट, मगर सरकारी तनख्वाह मौलवियों को मिलेगी और मस्जिद बेचारे, मंदिर के पुजारी बेचारे भूखों मरेंगे। वही जो थोड़ी बहुत दक्षिणा मिलती है उससे काम चलाएंगे। बहुत बढ़िया है, अयम निजः परोवेत गणना लघु चेतसाम। मंदिरों की कमाई हमारी और सैलरी मौलवियों को। और इतना ही नहीं, साधना जी वो बोल ले एक एक करके बोलिए प्लीज, एक एक करके। साधना जी शांति से, हम लोग अपने अपने टर्म पे बोले, लोग अच्छा समझ में आता है। मैं एक बात पहले भी बोल चुका हूँ, ये स्थिति क्यों उत्पन्न हुई
क्योंकि भारत दुनिया का एकमात्र राष्ट्र था जिसने शरीयत के प्रावधानों को संविधान का हिस्सा बनाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को पलटा। पहले मदरसा लागू किया, उसके बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया जो सिर्फ मुस्लिम कंट्रियों में होता था। इसलिए 2014 से पहले केवल अटल जी के दौर को छोड़ दें तो भारत आंशिक रूप से मुस्लिम राष्ट्र था। अन्यथा मैं चुनौती से कहता हूं एक नॉन मुस्लिम स्टेट बताइए जहां शरिया का प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा हो। बताइए कोई भी जो यहां पैनल में बैठा बताए। खान साहब और ये ध्रुवीकरण होगा और इधर और उधर जाएगा, आप लोग तो कहीं के फिर नहीं रहेंगे। नहीं, हम लोग जहां हैं वहीं डटे रहेंगे। हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बताए हुए संविधान के अनुसार चलते हैं, न कि गोलवलकर या और जो सांप्रदायिक लोगों उनके बदल चलते हैं। देखिए, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं? कहते हैं बजरंग बली हमारे, अली तुम्हारे। बजरंग बली को कहते हैं दलित समाज के थे, आदिवासी समाज के थे। जो व्यक्ति संविधान की कसम ले लेता है और संविधान की पीठ पर बैठ जाता है तो सारे लोग उसके हो जाते हैं। तब वो ये बजरंग बली अली नहीं करता है। तो सबजन हिताय सबजन सुखाय की बात करना चाहिए। तो ये ध्रुवीकरण की राजनीति सुधांशु सिंह बहुत काबिल इंसान है, चाहे जितनी बात दलील ले लें, लेकिन इनकी पार्टी सांप्रदायिकता को बढ़ावा खूब देती है। जहां कुछ मिल जाएगा, साक्षी महाराज क्या कह रहे थे, 40 औलाद पैदा करो, 50 औलाद पैदा करो, ये क्यों कह रहे थे? ये सारी चीजें घुमा फिरा के चुनाव में क्यों आती है भाई? चुनाव को पहले ये बातें कह लो। चुनाव में जो मूल मुद्दा है उसको भटकाना चाहते हैं, महंगाई से लोगों का दिमाग हटाना चाहते हैं लोग। ये चाहते हैं काम जो हमने नहीं किया वो काम तो जनता हमको भुगता देगी, इसलिए हिंदू मुसलमान कर दो, हिंदू मुसलमान करके अपना आप गोटी फिट कर दो। कोई देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता चाहे देश की जनता भोली भाली जनता है, एक बार धोखे में आती है, बार बार धोखे में नहीं है। अब ये समझ गई है ये लोग जो है काम कुछ नहीं करते हैं। अभी गिनवाने लगेंगे तो सारी चीजें गिनवा देंगे, जैसे लग जाएगा रामराज आ गया है। अभी देखिए, ठोक दो की राजनीति किसने करी? योगी जी ने करी। योगी आदित्यनाथ जी योगी है, वो कह रहे हैं ठोक दिया आपने हाथरस में, जब दलित समाज लड़की को पेट्रोल से जला के ठोक दिया, वहां पे आपने भाभाओं में ठोक दिया, एक नाबालिग लड़की की रेप किया और पूरे घर को कुल्हाड़ी से काट के ठोक दिया। तो ये ठोक दे, किसानों को ठोक दो, किसानों को ठोक दिया उन्होंने थार जीप चढ़ा करके। तो ये जब चीजें जब सामने आएगी, 10 ईयर में बैठे हुए हैं 120 बी के मुलजिम है, तो सवाल इस बात का है कि आप काम की बात करिए ना। ये ध्रुवीकरण की राजनीति जब करते हैं तो समाज उसमें जो है कुछ पढ़े लिखे लोग, जो अनपढ़ लोग हैं, वो थोड़ा सा भ्रमित हो जाते हैं, तो वो बाद में पछताने लगते हैं। इस भ्रम क्या हो गया? इस भ्रम को जी खान साहब, इस भ्रम को विपक्षी तोड़ सकता है, लेकिन वारिस पठान जी, आप क्या खेल रहे हैं? आपको बीजेपी की बी टीम कहा जाता है, आप कहते हैं हम नहीं है, लेकिन सवाल यही है ना कि ध्रुवीकरण से बीजेपी को फायदा हो जाता है लेकिन आपको नहीं होता है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ मुस्लिम मत आता जाता है, क्योंकि वो ये समझता है कि जो बीजेपी को हराएगा हम उसकी तरफ जाएंगे, तो आप फायदा अल्टीमेटली बीजेपी का कर देते हैं। अंजना जी, देखिए, उत्तर प्रदेश में 20% मुसलमान है, मगर आज भी उत्तर प्रदेश का मुसलमान सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, एजुकेशन में बैकवर्ड है। और ये मैं नहीं कहता, वारिस पठान नहीं कहता, कमिटीज के रिपोर्ट है, सच्चर कमेटी का रिपोर्ट है, महमूदुर रहमान कमेटी का रिपोर्ट है। तो इसकी वजह क्या है? 70 साल से उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का अपीसमेंट नहीं हुआ है, तुष्टीकरण नहीं हुआ है, उनका शोषण हुआ है। क्योंकि ये तथाकथित जो सेक्युलर पार्टियां हैं, इन्होंने मुसलमानों के वोट तो लिए, इनको 20% मुसलमानों के वोट तो चाहिए, मगर इन्होंने मुसलमान के पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए भी क्या किया? आज मैं उत्तर प्रदेश में जाकर अगर पूछता हूं कि बताइए यादवों का नेता है, तो कहते हैं दलितों का है, जाटों का नेता है। मगर अगर मैं पूछ लूं कि भाई मुसलमानों का कोई नेता है उत्तर प्रदेश में, कहते नहीं है। तो क्या मुसलमानों का कोई ऐसा इंसान नहीं जो नेता बन सके? हम वहां जा रहे हैं पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करने। हम भी चाहते हैं कि हमारे भी हिस्सा मिले, हमको उत्तर प्रदेश की सियासत में हमारा हिस्सा चाहिए, हमारी हिस्सेदारी की लड़ाई है। आप देखिए, 10% ब्राह्मण है अंजना जी, 6 मुख्यमंत्री बन गए, क्षत्रिय 8.5% है, 5 मुख्यमंत्री बन गए, यादव 8.5% है, 3 मुख्यमंत्री बन गए। मगर ये 20% वाले आज तक ना उप मुख्यमंत्री बने ना मुख्यमंत्री। हमारे वोट से 7% वाला यादव तो मुख्यमंत्री बन जाता है, मगर हमारा क्या होता है? तो क्या मुसलमान सिर्फ दरी बिछाएगा? क्या मुसलमान आपको रमजान में बुलाकर सिर्फ खजूर खिलाएगा, फिर आप उसको टोपी लेकिन आप मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने का सपना नहीं चलेगा ना। और जैसा आपने कहा, आप कह रहे हैं मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये कह रहे हैं आप?
क्यों नहीं सपना देखना चाहिए? अरे सपने उन्हीं के साकार होते हैं अंजना जी, जिन्होंने देखते हैं और सपना देखते हैं। लेकिन फायदा बीजेपी को हो जाता है ना। अरे हमको ये ध्रुवीकरण का फायदा बीजेपी को हो जाता है सर, आप समझ नहीं रहे। फायदा होता है बीजेपी? पॉलिटिकल, देखिए तमाम विपक्षी पार्टियों को अगर बीजेपी को रोकना है तो एकजुट होना पड़ेगा। आपको कोई गले लगाता नहीं है, आप ध्रुवीकरण करते हैं, मुस्लिमों का कोई नेता नहीं बन पाया, मुस्लिमों का कोई मुख्यमंत्री नहीं बन पाया, लेकिन फायदा तो इन सबका उनको हो जाता है। 80-20 करते रहते हैं वो। आप ये नहीं बोलते हो कि इन लोगों के जो हिंदू वोट डिवाइड होते हैं उसका क्या होता है? अरे मुसलमानों के वोट ने, आपने कहा कि बीजेपी को हरा नहीं सकते। सुधांशु जी मैं बताऊं आपको, बीजेपी को हमने हराया है। 30 साल के सिटिंग एमपी को जो था शिवसेना बीजेपी का कैंडिडेट, उसको औरंगाबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हराया है। 2019 की बात है, हमें ताकत है हराने की। अरे हमारा एजेंडा है अंजना जी, आज हमको हमारा हिंदू भाई बहन भी वोट दे रहा है और हम जीत रहे हैं। हमने गुजरात में एग्जाम्पल सेट किया, अभी जो महाराष्ट्र के अंदर चुनाव आए थे नगर पंचायत के, उसमें भी हमारे हिंदू भाई बहन जीते। और हमने, सोचिए, ये लोग बात करते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, मगर एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। हमने 4 लिस्ट अभी तक की निकाली है, जिसमें 27 कैंडिडेटों के नाम डिक्लेयर किए, उसमें हमने 3 हमारे हिंदू भाई बहनों को टिकट दी है। बताइए सुधांशु जी, आपने किसी मुसलमानों को टिकट दी है क्या? नहीं दी। आप चाहते ही नहीं हो कि मुसलमानों का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। और यही नहीं, इस तरफ समाजवादी है, बीएसपी है और कांग्रेस है, सबने अपने अपने मुख्यमंत्री के चेहरे बता दिए। क्या कोई मुसलमान नाम नहीं दिखा आपको? सुधांशु जी एक जवाब। प्रियंका जी बन गई, अखिलेश समाजवादी के, योगी भाजपा के, तो मुसलमानों का कौन? क्या कोई शौकत अहमद रजिया आपको नहीं दिखती कि उप मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश की? सुधांशु जी मैं तीनों लोगों से कहता हूं अंजना जी, हमारे 3 राज्यसभा में सांसद मुस्लिम हैं। बताइए किस पार्टी से? तीनों जवाब दें। सीटें गिनने से नहीं होता। आपने मुस्लिमों के साथ किया क्या? मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता हूं कि मोदी जी की सरकार आई, इस देश में सबसे सेंसिटिव पोस्ट क्या मानी जाती? इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ। और उस समय पिछली सरकार के अपॉइंटेड आईबी चीफ को कोई कंटिन्यू नहीं करता, 15 दिन में बदल देता है। पर श्री आसिफ इब्राहिम उस समय आईबी चीफ थे, उनके कार्यकाल का 8 महीना बाकी था। मोदी जी की सरकार में आईबी चीफ आसिफ इब्राहिम रहे। ये होता विश्वास के साथ बात करना। और जिस समय पोखरण विस्फोट हुआ था, अमेरिका को भी पता नहीं लग पाया था। उस समय अटल जी के अलावा 2 ही लोगों को पता था, श्री जॉर्ज फर्नांडिस और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये होता विश्वास के साथ राजनीति करना। नई सीटों पे तो बता दीजिए किस पार्टी के 3 राज्यसभा सांसद मुस्लिम, बताइए। इसलिए मैं कहता हूं, आप लोगों ने वोट बैंक समझा, गिनती गिनाई और उनकी फजीयत करवाई। ठीक है, एक बार जल्दी से संजय जी के पास चलते हैं। संजय जी। सबने वोट बैंक समझा। अभी संजय जी, अंजना जी, मैं 10 सेकंड में एक सवाल कर लूं। कांग्रेस की प्रवक्ता भी बैठी है, बीएसपी के। कर लीजिएगा, मैं आपके पास फौरन आऊंगी। पहले संजय जी से एक प्रतिक्रिया मैं पूरा ले लूं। सर, ये तमाम आंकड़े किस तरफ इशारा करते हैं? हम ये भी दिखाएंगे अपने दर्शकों को संजय जी अब कि कितने विधायक रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अगर हम देखें तो जो मुस्लिम मतदाता है या फिर मुस्लिम मतदाता का रिप्रेजेंटेशन है विधायकी में, वो कहां पर अटका हुआ है? संजय जी। अंजना जी, एक बड़ी बात तो यह है कि पार्टिसिपेशन तो दिखता है मुस्लिम मतदाताओं का, क्योंकि जिन आंकड़ों का आप जिक्र कर रही थी कि मुस्लिम मतदाताओं ने किस पार्टी को कितना वोट दिया, अगर इनका टर्नआउट भी देखें कि चुनाव में इनकी भागीदारी कितनी रहती है, तो दिखाई पड़ेगा कि चुनाव में जैसे हिंदू मतदाताओं की भागीदारी होती है, टर्नआउट इनका भी होता है। लेकिन जिन आंकड़ों का जिक्र भी आप कर रही हैं, जो भी दिखाया नहीं आपने, रिप्रेजेंटेशन, तो पार्टिसिपेशन है, रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ये एक बड़ी समस्या है मुस्लिम मतदाताओं के सामने, जिसका जिक्र वारिस पठान भी कर रहे हैं। आंकड़े जो आप दिखा रहे थे, वो आंकड़े बहुत स्पष्ट बताते हैं। और वो क्या है आंकड़े? समाजवादी पार्टी की तरफ मुस्लिम वोटों का झुकाव चुनाव दर चुनाव रहा है, चाहे वो 2002 से 2017 तक की बात करें। बिल्कुल। कुछ ऐसे चुनाव हैं जब, और उसमें उतार चढ़ाव आता रहता है, लेकिन अगर हर चुनाव में देखें तो एक मुस्लिम मतदाताओं का बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी की तरफ जाता है, एक छोटा सा टुकड़ा कांग्रेस को मिलता रहा है। और समाजवादी पार्टी और बीएसपी के लिए कुछ चुनावों में कंपटीशन है मुस्लिम मतदाताओं को लेकर। 2017 का चुनाव देखें, यह ऐसा चुनाव है जो बीजेपी बड़ी जबरदस्त जीत हासिल करती है, लेकिन इन चुनावों में समाजवादी पार्टी का कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन था, और एक कम से कम ऐसा परसेप्शन बन रहा था कि शायद ये गठबंधन बीजेपी को हरा सकती है या रोक सकती है। तो इन चुनावों में देखें, समाजवादी पार्टी की तरफ, समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के तरफ मुस्लिम मतदाताओं का झुकाव 2012 से कहीं ज्यादा था। 2012 का चुनाव ऐसा था,
जो समाजवादी पार्टी आगे तो दिखाई पड़ती थी, लेकिन बीएसपी भी कंपटीशन में थी। तो 2012 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को वोट कम दिखता था। जिस बात का जिक्र आप कर रही थी अंजना जी, पोलराइजेशन होता है, ध्रुवीकरण होता है यूपी के चुनाव में, और ध्रुवीकरण का एक आधार है, ध्रुव है धार्मिक आधार। मुस्लिम मतदाता एक और वोट करते हैं तो हिंदू मतदाताओं का झुकाव किसी दूसरी पार्टी की तरफ होता है, और वो बड़ा साफ है। मुस्लिम मतदाताओं का झुकाव समाजवादी पार्टी की तरफ, तो हिंदू मतदाताओं का झुकाव बीजेपी की तरफ। जल्दी से ये आंकड़े दिखा दे अपने दर्शकों को। अब जो आंकड़े हमारे पास हैं कि यूपी में मुसलमान विधायक कितने रहे हैं। 1952 से अगर हम शुरुआत करें तो देखिए 41 विधायक थे, 1957 में 37 विधायक थे। जिस पार्टिसिपेशन और रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है वो भी हम आपको जल्दी से दिखा दें। 1962 में 30, 1967 में 23, 1969 में 29, 1974 में 25 और 1977 में 49। अब आइए 1991 पर सीधा हम आते हैं। पोस्ट 91 अपने आप में अयोध्या में जो हुआ उसके बाद से जो विधायकी जो रिप्रेजेंटेशन है मुस्लिम विधायकों का वो हम आपको दिखा रहे हैं। 1991 में 17, 93 में 28, 1996 में 38, 2002 में 64, 2007 में 54, 2012 में 68 मुस्लिम विधायक और 2017 में 23 मुस्लिम विधायक रहे। तो ये पूरा ग्राफ उनका रहा है। वारिस पठान साहब, आप एक सवाल पूछ रहे थे सुधांशु त्रिवेदी जी और साधना भारती जी से, पूछिए। ठीक है, कांग्रेस की प्रवक्ता बैठी हुई है, बीएसपी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं। अब अगर ये सत्ता में आए, कांग्रेस के चांस तो वैसे बहुत कम है सत्ता में आने के। अगर समाजवादी सत्ता में आई या कांग्रेस समाजवादी एक साथ मिलके सत्ता बनाए, तो मेरा सवाल ये है कि आपने मुख्यमंत्री तो अनाउंस कर दिए, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव वगैरह, तो क्या आप किसी मुसलमान को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे अगर आप सत्ता में आएंगे? तो समझ लीजिए, जवाब दीजिए मेरी इस बात का। आप में है इतना हिम्मत बोलने की कि आप किसी मुसलमान को सत्ता में आके उप मुख्यमंत्री बनाएंगे? लीजिए वारिस पठान जी, आप सवाल तब किया कीजिए पहले खुद तेलंगाना के अंदर आप भारतीय जनता पार्टी के जो कट्टरवादी हैं बिल्कुल टी राजालोद, उनको तो चुनाव जिता देते हैं, आपके घर से चुनाव लगते हैं, उन्हें हरा के दिखाइए तब जाकर सवाल पूछने के हकदार बनेंगे आप। नहीं आप सुनिए अब आप देख लीजिए, हम नहीं बात करते वहाँ क्यों नहीं मुस्लिम सीएम बनाने की बात करते हैं वारिस पठान जी? उन्होंने ठीक मुद्दा उठाया है। तेलंगाना में शुरुआत कीजिए, वहां मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने की बात कीजिए। सुनिए अंजना जी, मैं अपनी बात, ठीक है साधना जी पूरी कर ले, फिर एक साथ जवाब दीजिएगा। ठीक है, जवाब तो ये दे दे मेरे को, फिर मैं। ठीक है साधना जी एक बार बोलिए। साधना हम ये कह रहे हैं कि सीधी बात है, ना मंदिर की बात हो, ना मस्जिद की बात हो, ना शिवालयों की बात हो, प्रजा बेरोजगार है, पहले निवालों की बात हो। हमारी नींद को दिक्कत नहीं है, ना भजन से है ना अजान से। हमारी नींद को दिक्कत किसानों को कुचलवा कर मरवाने वाले उस हैवान से है, और उस हैवान को बचाने वाले हुक्मरान से है। दूसरी बात ये चिल्लाते फिर रहे हैं यूपी में सब हुआ, यूपी